हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो यूपी टेट के लिए हम ईवीएस कर रहे हैं और ये हम कर रहे हैं एससीईआरटी की बुक से, यानी कि यूपी बोर्ड की किताबों से हम कर रहे हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं किताबें यूपी टेट के एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसमें आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो कि है हमारे प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में। इसका हम फिजिकल और पॉलिटिकल डिवीज़न और इसकी जो खास चीज़ें हैं उनके बारे में हम जानेंगे, महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ध्यान से इस चैप्टर को देखेंगे और समझेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप इसमें नोट कर लेंगे ताकि आप लास्ट मोमेंट पर रिवीजन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो क्योंकि ये यूपी टेट का जो एग्ज़ाम है बेसिकली यूपी के लिए ही है, तो इसीलिए ये चैप्टर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे कि आप मैप ओपन करके बैठेंगे इसका, और जो हमारा इंडिया का मैप है उसमें आप अपने स्टेट को, उत्तर प्रदेश को देखेंगे। तो वैसे तो इसमें भी मैप दिया हुआ है लेकिन काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं पा रहा है। अभी मैं आपको दिखा दूँगी मैप इसका। तो ये कुछ पड़ता है हमारे भारत के नक्शे में। यहाँ पर येलो वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये ऊपर जहाँ पर मैंने ये किया है मार्क, इधर येलो वाला पार्ट है ये। अभी हम इसको बड़े मैप पर भी देखेंगे। तो यहाँ पर पड़ता है हमारा उत्तर प्रदेश। आप भी इसको देखें एक बार। तो इसमें और कोई इम्पोर्टेंट चीज़ है नहीं। इसमें देखो हमें क्या देखना है, हमें देखनी है उत्तर प्रदेश की लोकेशन, कि उत्तर प्रदेश जो है भारत में किस जगह पर पड़ता है। तो कुछ पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि हम अगर उत्तर प्रदेश को देखें तो इसके उत्तर में हमारा पड़ोसी देश नेपाल पड़ता है। तो देश जो है नेपाल, उसकी सीमा को ये टच करता है उत्तर प्रदेश। अगर बात करी जाए स्टेट्स की, मतलब बाकी जो स्टेट्स हैं इसके पड़ोसी राज्य जो हैं वो कौन से हैं, तो देखो उत्तर में अगर हम देखें तो पड़ता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अभी देख लेते हैं मैप में कि ये कहाँ पर पड़ता है। बाकी हमें पश्चिम में देखना है, दक्षिण में, पूर्व में, इन सभी डायरेक्शंस में उत्तर प्रदेश में कौन सी सीमा जो है इसकी कौन कौन से राज्यों से लगती है, आइए देख लेते हैं। तो ये हमने कर लिया है जूम इसको, हमारे इंडिया के मैप को। और इसमें अगर आप देखें तो देखो ये येलो पार्ट जो आपको दिख रहा है ये पूरा हमारा उत्तर प्रदेश है। ये जो हमारा प्रदेश है ये एक तो देश से सीमा टच करता है हमारे पड़ोसी देश से, जो कि है नेपाल। आप देख रहे हैं इधर नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे तो ये आपका नेपाल पड़ता है। और अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो आप इसके पड़ता है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। इसके वेस्ट में आप देखेंगे तो ये पड़ता है आपका हरियाणा, और इधर पड़ता है आपका न्यू दिल्ली जो कि यूटी है एक। और इधर देखेंगे तो राजस्थान पड़ेगा। ये आपके वेस्ट में पड़ते हैं तीनों स्टेट्स, आपका हरियाणा, न्यू दिल्ली, यूटी और राजस्थान। ये आपके वेस्ट में पड़ते हैं यूपी के। तो डायरेक्शन पूछी जा सकती है कौन से डायरेक्शन में कौन सा स्टेट है। और ये आपका पड़ता है एमपी आपका लगभग दक्षिण में पड़ता है। अब नीचे देख रहे हैं तो दक्षिण में ये एमपी पड़ जाता है। और इसके बाद आता है छत्तीसगढ़ भी ये साउथ में ही पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है। और बात करें ईस्ट की, मतलब पूरब दिशा की, तो पूरब दिशा में पड़ता है आपका बिहार और आपका झारखंड। तो ये दो स्टेट्स हैं जो कि पूरब की दिशा में पड़ते हैं। तो ये लोकेशन है एग्जैक्ट जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की है। कौन कौन से राज्यों की सीमा जो है उत्तर प्रदेश से लगती है ये ध्यान रखेंगे। तो और एक देश की सीमा भी लगती है, तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर बात करें तो देखो जिस स्थान से किसी राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है उस स्थान को उस राज्य की राजधानी कहते हैं। तो एक स्टेट, मतलब जैसे स्टेट की बात करें तो स्टेट में तो एक ऐसा जिला होता है जहाँ से कि वो राज्य की जो शासन व्यवस्था होती है उसका संचालन किया जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं। एक विधानसभा होती है उस स्टेट की, उस जिले में। तो उसको हम कहते हैं, उस पर्टिकुलर शहर को हम कहते हैं उस राज्य की राजधानी। तो हमारे राज्य की भी एक राजधानी है जो कि है लखनऊ, और इसके बारे में हम अभी देखेंगे। तो देखो उत्तर प्रदेश जो है भारत का एक बड़ा राज्य है। तो वैसे तो मैप दिया हुआ है इसका, लेकिन थोड़ा सा कहेंगे शॉर्ट में दिया हुआ है, क्लियर नहीं दिख रहा है। अब इसको भी देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश एक भारत का काफ़ी बड़ा राज्य है। और वर्तमान में अगर बात करें तो इसके 75 जिले हैं, 75 जनपद हैं, जनपद भी कह सकते हैं या फिर जिला कह सकते हैं। तो 75 टोटल जिले हैं। जो डिवीज़न आपको दिख रहे हैं अलग अलग पार्ट्स में, इनको भी जूम करके देखेंगे तो इन्हीं को ही हम कहते हैं जनपद या फिर जिले, क्योंकि पूरा जो प्रदेश है काफ़ी बड़ा एरिया है इसका। और एक ही शासन व्यवस्था अगर रहेगी तो अच्छे से नहीं हम शासन चला सकते हैं, तो इसीलिए इसको जिलों में बांटा जाता है किसी भी स्टेट को।
तो 75 जिलों में इसको बांटा गया है और आप भी देख सकते हैं इसको मानचित्र पर। तो चलो देख लेते हैं, ज़िले देख लेते हैं इसके। तो देखो ये हैं हमारे ज़िले यूपी के। यूपी के ये सभी ज़िले हैं, अलग अलग कलर में आपको दिखेगा। आप सबसे पहले एक काम करेंगे कि अपना ज़िला देखेंगे कि आपका ज़िला कौन सा है। मैं अपने ज़िले की बात करूँ तो मेरा ज़िला है गाज़ियाबाद, जो कि पड़ता है यहाँ पर, और ये पड़ता है यूपी में वेस्ट डायरेक्शन में। आप देख रहे होंगे वेस्ट डायरेक्शन में ये पड़ रहा है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम वेस्ट यूपी में रहते हैं। तो आप भी अपना ज़िला देखें कि कौन सा ज़िला है आपका। तो टोटल 75 ये डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 ज़िले हैं, इनमें अपना ज़िला देखें और बाकी ज़िलों को भी देखें कि मतलब जिससे आपको थोड़ा ध्यान रहे लोकेशन का कि कौन सी ज़िले की लोकेशन कौन सी है। अपना ज़िला तो आपको पता ही होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए कि हम किधर आते हैं, वेस्ट यूपी में आते हैं या फिर ईस्ट इधर अगर आप आते हैं तो आप ईस्ट यूपी में आएंगे, इधर आएंगे तो नॉर्थ यूपी में आएंगे, और इधर आएंगे तो आप आएंगे साउथ यूपी में, दक्षिण यूपी में। तो इस तरह से आप अपने ज़िले की लोकेशन ज़रूर देखें। ज़िलों के साथ साथ एक चीज़ और देख लेते हैं इसमें, जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रदेश का जो शासन व्यवस्था जहाँ से चलती है तो उस जगह को उस राज्य की राजधानी कहा जाता है। तो हमारी राजधानी भी देख लेते हैं कहाँ पर है। तो राजधानी है हमारी लखनऊ, और ये रेड कलर से आपको दिख रहा है बीच में, बीचों बीच लखनऊ। तो यही है हमारे प्रदेश की जो राजधानी है। तो राजधानी में ही बैठते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल वगैरह, और वहीं से ये शासन व्यवस्था को चलाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, और जो भी ज़रूरी पॉलिटिकल डिस्कशन होते हैं वो वहीं पर होते हैं। तो आपको एक काम करना है, अपने प्रदेश के राज्यपाल का नाम और मुख्यमंत्री का नाम लिखना है, मतलब यूपी का ही लिखना है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन राज्यपाल है और कौन मुख्यमंत्री है, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का भी बता सकते हैं, वैसे तो सभी को पता ही होगा। तो अब इसके बाद देख लेते हैं। तो हमारा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसके कुछ प्रमुख आपको ज़िले मिलेंगे जो कि किसी न किसी चीज़ की वजह से मशहूर हैं, और मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें हैं आपको मुख्य यहाँ पर मिलेंगी, जैसे कि ये हैं आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर। ये प्रमुख और काफ़ी प्रसिद्ध ज़िले हैं। इसमें आपको ऐतिहासिक या फिर दर्शनीय स्थल मिलेंगे, धार्मिक स्थल मिलेंगे, सांस्कृतिक स्थल मिलेंगे, उद्योग के लिए प्रसिद्ध मिलेंगे, या तो फिर शिक्षा के लिए प्रसिद्ध मिलेंगे। मतलब किसी न किसी कारण से ये प्रसिद्ध हैं, तो इसीलिए प्रमुख नगरों की कैटेगरी में इनको हम रखते हैं। तो इन नगरों इन जगहों को भी आप मानचित्र पर देखें। अभी जो हमने यूपी का मैप देखा था उस पर आप इनकी लोकेशंस को देख लें। अब इसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन की, मतलब उसका फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा है। तो जो उत्तर प्रदेश की बनावट है सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है, कहीं पर आपको ऊंची नीची मिलेगी तो कहीं समतल मैदान मिलेगा। तो बनावट के आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटते हैं हम। कौन कौन से हैं? एक तो होता है भाबर और तराई का क्षेत्र, एक होता है गंगा और यमुना का मैदान, और तीसरा जो भाग है आपका वो आता है दक्षिण का पठार। 3 प्राकृतिक भागों में हम इन्हें बांटते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले भाग आता है भाबर और तराई का क्षेत्र, भाबर और तराई का क्षेत्र। तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये हिमालय के पर्वतीय भाग के दक्षिण में तथा मैदानी भाग के उत्तर में है। इसको समझेंगे अभी, मैप में देखेंगे अभी। तो हिमालय का जो भाग है उसके दक्षिण में आप मान लें, जैसे मान लो हिमालय पर्वत यहाँ पर है तो इसके नीचे आपका ये दक्षिण वाला भाग है, ये वाला भाग आपका वो पड़ेगा भाबर और तराई का क्षेत्र। और उत्तर का मैदानी भाग जो है, मतलब मैदानी भाग जो है उसके उत्तर में। मैप में देखकर आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, अभी देखेंगे इसको। तो इसके बारे में और चीज़ देख लेते हैं फिलहाल। मैदानी भाग के उत्तर में भाबर और तराई है, और हिमालय से उतरने वाली नदियाँ होती हैं, जैसे कि जो ये गंगा यमुना है आपकी, ये हिमालय से होकर आती हैं। तो गंगा यमुना, रामगंगा या फिर घाघरा आदि का जो बहाव है इसमें इस भाग में आकर धीमा हो जाता है, क्योंकि मैदानी भाग है ये, थोड़ा मैदानी है कह सकते हैं हम इसे, मैदानी भाग के उत्तर में है ये, धीमा हो जाता है। और क्यों हो जाता है इसका रीज़न भी दिया हुआ है। नदियाँ पहाड़ों से लाए गए जो रोड़े या पत्थर होते हैं या फिर मोटी मिट्टी होती है इस भाग में जमा करती रहती है। आपने देखा होगा जो पानी का जो बहाव है वो जब धीमा हो जाता है, जब उसके रास्ते में रोड़े पत्थर वगैरह आ जाते हैं, कंकड़ पत्थर वगैरह आ जाते हैं, तो उसका बहाव जो है पानी का धीमा हो जाता है। और अगर उसको बिल्कुल सपाट भूमि मिलेगी और उसको जगह मिलेगी जाने की तो वो बहुत तेज़ी से बहता है। तो यही रीज़न है यहाँ पर पानी का बहाव कम हो जाता है, क्योंकि रोड़े पत्थर जो होते हैं और मोटे कण जो होते हैं इसकी वजह से इसकी स्पीड जो है पानी की कम हो जाती है। और ये जो भाग होता है रोड़े पत्थर और मोटे कणों का, ये भाबर कहलाता है। देखो भाबर होता है कुछ इस तरह का, ये इस तरह के मोटे मोटे पत्थर, कंकड़ पत्थर आपको इस तरह के कुछ मिलेंगे उस भाग में पूरे में। तो यहाँ पर क्या होता है पानी का बहाव थोड़ा धीमा हो जाता है, और यहाँ पर आपको पानी दिखेगा भी नहीं। ऊपर जो नदियाँ पानी बहा कर लाती हैं वो यहाँ पर दिखाई भी नहीं देता है, ये इन पत्थरों के बीच से ही निकल जाता है। तो ये भाबर का क्षेत्र कहलाता है। और इसके नीचे का भाग होता है एक, जहाँ पर आपको फिर पानी दिखेगा, पानी नीचे निकल जाएगा इसके,
तो वो वाला भाग हमारा निचला भाग जो इसके नीचे का रहता है, ये तो भाबर हो गया, और इसके नीचे का जो भाग होगा वो हमारा कहलाता है तराई वाला भाग। तो तराई वाले भाग में रोड़े पत्थर नहीं होते हैं, जो रोड़े पत्थर होंगे ये आपके भाबर वाले क्षेत्र में होंगे, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को। तो भाबर वाले क्षेत्र में कंकड़ पत्थर, जो मोटे मोटे पत्थर होंगे वो होंगे। उसके नीचे जब ये पानी आपको दिखने लगेगा तो वो वाला क्षेत्र आपका कहलाएगा तराई वाला भाग। और तराई वाला जो भाग है वो आपका ज़्यादातर नमी वाला भाग रहता है, और मतलब नमी वाला भाग रहता है तो यहाँ पर खेती भी काफ़ी अच्छी होती है। तो तराई वाले भाग में रोड़े पत्थर नहीं है, और तराई वाला जो क्षेत्र होता है ज़मीन के नीचे थोड़ी ही गहराई पर पानी निकल आता है इसमें, क्योंकि पहले तो दिख नहीं रहा था पत्थरों की वजह से पानी, और फिर एकदम से पानी दिखता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ से ही नदी निकलनी शुरू हुई है, जबकि वो भाबर वाले क्षेत्र में कवर हो जाती है पत्थरों से। तो यहाँ हवा में नमी बनी रहती है और ज़मीन भी जो है नमी वाली रहती है। मतलब वहाँ पे जैसे होती है ना सीलन वाला आपने अगर जगह देखी हो तो कुछ इस तरह का ही वहाँ पर एरिया जो है रहता है। और ये जो क्षेत्र है सहारनपुर जनपद से कुशीनगर जनपद तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला है। तो इसको अभी देख लेते हैं मैप पर, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। सहारनपुर से कुशीनगर जनपद तक, तो ये आ गया हमारा भाबर और तराई वाला क्षेत्र, जो कि आपको दिख रहा है ये कलर जिसमें दिख रहा है आपको ये। तो देखो ये सहारनपुर से हमने देखा था, सहारनपुर से लेकर के कुशीनगर तक का एरिया ये वाला आपका भाबर और तराई वाला क्षेत्र है। तो इसमें आपको ऊपर वाला जो भाग है इसमें तो भाबर वाला क्षेत्र मिलेगा। भाबर के नीचे जो हम तराई वाली बात करी थी, तराई वाले क्षेत्र की बात करी थी कि वहाँ से पानी दिखने लगता है, तो वो आपका एरिया आ जाता है तराई वाला। तो ये वाला पूरा रीजन आपका आता है तराई में। तो यूपी का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, मतलब नॉर्थ वाला पार्ट हम कह सकते हैं एक तरह से, पूरी पट्टी ही देखो ये आपकी भाबर और तराई वाला रीजन में आती है। तो अभी जो हमने लोकेशन इसकी देखी थी कि मैदान, देखो जो मैदानी भाग है ये आपका पूरा पड़ता है मैदानी भाग, और इसके उत्तर में पड़ता है ये, और हिमालय के दक्षिण में पड़ता है, क्योंकि हिमालय का भाग आ जाता है तो यहाँ इधर पड़ेगा तो ये दक्षिण में आ जाएगा। तो हिमालय के दक्षिण में और मैदानी भाग के उत्तर में इसकी लोकेशन है, ध्यान रखेंगे। तो ये पॉइंट हम देख चुके हैं कि ये क्षेत्र सहारनपुर जनपद से कुशीनगर जनपद तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला है, ये हम देख चुके हैं। तो इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये, और सबसे पुराना भी है। सॉरी, पुराना नहीं है ये, मैं कंफ्यूज हो गई थी उत्तराखंड वाले से। तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी जनपद में स्थित है। तो लखीमपुर खीरी कहाँ पर है वो आप डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे उत्तर प्रदेश के मैप में। सारे डिस्ट्रिक्ट में अगर आपको देखो किसी की भी लोकेशन देखनी हो ना, तो आप उसमें उसका मैप देखें यूपी का, और उसमें उसकी लोकेशन जरूर देखें, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर सी बन जाएगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। तो लखीमपुर खीरी देखना डिस्ट्रिक्ट, और उसमें देखना दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। तो देखो और स्पेशलिटी दे रखी है इसकी कि इस क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है यूपी में। तो यूपी में वर्षा अधिक होती है इसमें, और इसके कारण घने वन पाए जाते हैं। और वनों की बात करें तो देखो वनों में नाम याद रखना, नाम पूछा जा सकता है कौन कौन से वन जो पाए जाते हैं यूपी में। तो वनों में कौन कौन से पाए जाते हैं? शीशम, साल, साखू, खैर, सागौन, गूलर, महुआ, सेमल, रोजवुड। तो ये सभी जो वृक्ष हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं। और कहीं कहीं पर आपको बांस और बेंत भी मिलेंगे, बांस देखे होंगे आपने, तो बांस और बेंत की झाड़ियाँ भी आपको मिलेंगी। और इन जंगलों में ऊंची ऊंची घास उगती है, तो काफ़ी ऊंची घास उगती है। और जानवर जो हैं, जानवर आपको पता ही है, जैसी वनस्पति होगी जैसा वहाँ पर वन पाए जाएंगे उसी हिसाब से जानवर भी मिलते हैं। तो जानवर मिलते हैं यहाँ पर हाथी, बाघ, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, जंगली सूअर आदि। ये सब जो जानवर हैं ये आपको इधर यूपी में भाबर और तराई वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो हमारा फिजिकल डिवीज़न था, इसका प्राकृतिक भाग था, ये है हमारा गंगा यमुना का मैदान, जो मैदान मैंने अभी आपको बताया था। तो ये जो भाबर और तराई का जो भाग है जो हमने यहाँ पर देखा था, जैसे ये पतली सी पट्टी बनी हुई है, अब इसके नीचे वाला जो भाग है ये हमारा पड़ता है गंगा यमुना का मैदान। तो ये गंगा यमुना का मैदान कहलाता है, और ये उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। दूर तक फैला यह समतल मैदान नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जो नदियाँ हमारी बहती हैं हमारे यूपी में, उनके द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। तो यहाँ पर बेसिकली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी का भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, कौन सी मिट्टी मिलेगी यहाँ पर। तो ज़्यादातर जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। और देखो ये जो भाग है, ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह इसमें नदियाँ ही मिलेंगी। नदियाँ पहले बहती थी यहाँ पर, और नदियाँ अपना रास्ता बदलती रहती हैं, तो रास्ता बदलती रहती हैं, लेकिन जो उनके द्वारा बहाई गई जो मिट्टी थी, मिट्टी तो वही रहेगी। तो ऐसे ही मतलब नदियाँ रास्ता बदलती गई और ये मैदान बनते गए। तो यूपी जो बेसिकली जो पूरा हम कहेंगे ज़्यादातर भाग इसमें आपको मैदानी भाग मिलेगा।
तो ये इन नदियों द्वारा बनाया हुआ ही है। और ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, इसी का कारण है कि ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है, क्योंकि जो निक्षेप जो नदियाँ अपने साथ बहाकर लाई हैं यही इस मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर है। इसका मतलब क्या है, तो ये डायरेक्शंस होती हैं। अब जैसे ये जो हमारा यूपी है पूरा, तो यूपी कैसे है, यूपी का जो हमारे इंडिया के मैप पे लोकेशन है वो कुछ इस तरह से है। तो ये उत्तर पश्चिम वाला भाग हो गया हमारा, और ये हो गया दक्षिण पूरब वाला भाग। तो यूपी कुछ ऐसे ही बना हुआ है ना, थोड़ा तिरछा। इंडिया के मैप में देखना कुछ इस तरह का बना हुआ है, तो इसी को बोला गया है, इसी तरह का डायरेक्शन, मतलब इसका ढाल बोला गया है, इस तरह से है। तो कृषि के अधिक विस्तार के कारण इस क्षेत्र में बहुत कम वन पाए जाते हैं। देखो वन नहीं मिलते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन ये मैदानी भाग है, तो यहाँ पर खेती काफ़ी मात्रा में की देखने को मिलेगी आपको, काफ़ी खेती की जाती है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से नीम, पीपल, आम, बरगद, जामुन, पलाश, बबूल, तेंदू आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। ये जो वृक्ष हैं ये आपने देखे होंगे, ये आपको गली नुक्कड़ पर भी मिल जाएंगे, कहीं पर भी ये जो पौधे हैं वो खुद भी उग जाते हैं। नीम, पीपल वगैरह ये आपको देखने को मिलते होंगे अक्सर। तो ये वृक्ष आपको मिल जाएंगे कहीं भी यहाँ पर मैदानी भागों में। और शीत ऋतु के समाप्त होते होते यहाँ की वृक्ष की पत्तियाँ गिर जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा, बसंत का मौसम हम उसे कहते हैं, सॉरी, जब पत्तियाँ गिरती हैं तो वो पतझड़ का मौसम कहलाता है। उसके बाद जब नई पत्तियाँ आती हैं उस टाइम पर आपने देखा होगा बसंत का मौसम होता है, जो हमारा होता है फरवरी या मार्च के महीने में ये मौसम आपको देखने को मिलेगा। तो पत्तियाँ जब गिर जाती हैं सारी, तो आपने देखा होगा वृक्षों पर नई पत्तियाँ आती हैं, तो वो होता है बसंत का मौसम। तो जब पत्तियाँ गिर जाती हैं तो ये जो वन है ये कहलाते हैं हमारे पतझड़ वन, और मौसम जो वो होता है पत्तियाँ गिरने का वो कहलाता है पतझड़ वाला मौसम। तो यहाँ के वनों में भेड़िए, तेंदुए और जंगली सूअर ये जानवर पाए जाते हैं। जंगली सूअर ये भाबर वाले क्षेत्र में भी हमने देखा था, तेंदुआ और तेंदुआ दोनों में ही मेन है, मतलब कॉमन है। तो ये देखो दिखाया हुआ है, ये नदी वाला क्षेत्र ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाया हुआ है। देखो जो लोकेशन है इसकी वो मैंने बताई थी, उत्तर पश्चिम से ये दक्षिण पूर्व, तो ये लोकेशन है। और नदियाँ देखो, नदियाँ भी दिखाई हुई हैं, ये इस तरह से कुछ नदियाँ, पूरी नदियों से ही ये कवर है पूरा उत्तर प्रदेश। तो आपके आसपास कौन सी नदी है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो हमारे यहाँ पर पास में पड़ती है हिंडन नदी। तो ऐसे ही आपके यहाँ पर कौन सी नदी बहती है ये भी आप बताएंगे। अब देखो तीसरा भाग आता है हमारा दक्षिण का पठार। 3 भाग हैं इसके बेसिकली। देखो अगर हम यूपी की बात करें तो देखो यूपी कुछ इस तरह का है, बेसिक वैसे ही मान लेते हैं। तो देखो ये ऊपर की जो पतली सी पट्टी थी ये था हमारा भाबर और तराई का क्षेत्र। 3 भागों में हमने इसे बांटा था, 3 प्राकृतिक भागों में। अब इसके बाद वाला जो ये भाग था हमारा ये हो गया मैदानी भाग। अब इसके नीचे वाला एक भाग आता है, यहाँ पर पड़ता है हमारा पठार, तो इसको हम कहते हैं दक्षिण का पठार। तो ये जो हमारा पूरा प्रायद्वीपीय पठार है ना भारत में, जो हमने पढ़ा था पहले हमने पढ़ा था पठार के बारे में। तो जो हमारा ये भारत में पठार पड़ता है, इसको देख लो, जैसे इंडिया है, इंडिया का मैप बना दिया हमने। ये वाला जो भाग था ना, ये वाला कुछ ऐसे ट्रायंगल शेप लिए हुए है, तो ये वाला जो भाग है इसका, जो ये ऊपर वाला भाग है, ये बेसिकली ये वाला जो भाग है ये यूपी में आता है। तो ये आता है हमारा यूपी का, कहलाता है ये दक्षिण का पठार, क्योंकि यूपी के दक्षिण की डायरेक्शन में आता है ये। एक बार डायग्राम में देखो ये पठारी भाग आप अगर देखें तो ये इसमें आप देख पाएंगे बुंदेलखंड का जो पठार वाला भाग है ये, और जो बघेलखंड का पठार है, तो ये वाला जो भाग हमारा आ रहा है ये ऊपर वाला, ये यूपी के अंदर आ रहा है। तो बुंदेलखंड वाले पठार का जो भाग है ये बेसिकली यूपी में आता है, तो इसलिए ये वाला, अब देखो यूपी का कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, ये दक्षिण में आ रहा है, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं दक्षिण का पठार। और पठार किसे कहते हैं, तो पठार कहते हैं जैसे मान लो जैसे पर्वत होता है ना, पर्वत तो ऐसे होता है, लेकिन पठार जो है ये ऊपर जाकर फ्लैट हो जाता है कुछ इस तरह से। तो ये ऊपर की ज़मीन जो है इसकी सपाट होगी, इसी को हम कहते हैं पठार, लेकिन ऊंचा उठा होता है ये। तो ज़मीन से उठे हुए ऊंचे चेरस क्षेत्र को पठार कहते हैं, जो भी अभी हमने देखा। गंगा यमुना के मैदान के दक्षिण में हमारे प्रदेश का पठारी भाग स्थित है। अभी देखा था ना हमने, मैदानी भाग के नीचे ये है, तो ये दक्षिण डायरेक्शन में आ जाता है मैदानी भाग के। और इस भाग में जगह जगह छोटी छोटी पथरीली पहाड़ियाँ मिलेंगी आपको, पहाड़ियाँ मिलेंगी जो कि ऊपर से आपको सपाट मिलेंगी। और ये क्षेत्र बहुत ऊबड़ खाबड़ है, तो ऊबड़ खाबड़ है और काफ़ी बीहड़ वाला एरिया है ये। मतलब ऐसा लगता है जैसे वो डाकू नहीं रहते जैसे एरिया में, वो कुछ इस तरह का क्षेत्र ये दिखता है। तो बीच बीच में कहीं समतल मैदान भी हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बारिश की कमी रहती है यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर सूखा पड़ता रहता है, अक्सर देखने को मिलता है। तो भारत के पठारी भाग का ये उत्तरी विस्तार है। अभी जो हमने बात करी थी भारत में जो नीचे ट्रायंगल शेप में जो पठारी भाग बना हुआ है, उसका ये उत्तरी विस्तार है, उत्तर डायरेक्शन में है ये, तो इसलिए हम इसे कहते हैं ये उत्तरी विस्तार है हमारे भारत के पठारी भाग का।
तो ये कौन कौन से एरिया में पड़ता है, ये मतलब कौन कौन सा एरिया ये कवर करता है। तो ये जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं मेन, ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, इलाहाबाद का कुछ भाग है इसमें, मिर्ज़ापुर, चंदौली का कुछ भाग है इसमें, और सोनभद्र जो जनपद हैं, मतलब ये सभी जो ज़िले हैं आपके, इन सभी में ये फैला हुआ है। तो इन सबको ज़िलों को भी एक दो बार पढ़ लेंगे, ध्यान आ जाएगा आपको। वर्षा की कमी रहती है यहाँ पर। देखो वर्षा जहाँ पर ज़्यादा होती है और कितनी होती है ये भी ध्यान रखेंगे। भाबर और तराई वाला जो क्षेत्र है उसमें वर्षा ज़्यादा होती है, और जो दक्षिण का पठार है इसमें वर्षा थोड़ी कम होती है। तो वर्षा की कमी के कारण इस क्षेत्र में कम ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि उनकी बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। तो वैसे ही फिर वन भी हो जाते हैं। तो इसमें आपको कटीली झाड़ियाँ मिलेंगी और मोटी घासों के क्षेत्र मिलेंगे। यहाँ के प्रमुख वृक्षों की बात करें तो यहाँ पर मिलते हैं तेंदू, बबूल, सेहुड़, खेर, खेजरा आदि। तो ये वाले वृक्ष आपको यहाँ पर इन क्षेत्रों में देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद देखें तो हमारे प्रदेश का जो मैदानी भाग है उसके निर्माण में यहाँ पर बहने वाली नदियों का विशेष योगदान है। जो कि मैंने बताया था कि बेसिकली जो मैदानी भाग है वो नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी से बने हैं। तो हिमालय पर्वत और दक्षिण के पठार से निकलकर बहने वाली नदियाँ इस मैदान में अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती हैं। तो जो हमारी जो नदियाँ बहकर आती हैं वो ज़्यादातर देखो एक तो हिमालय पर्वत से आती हैं, दूसरी पठार से आती हैं। देखो जो गंगा में जो मिलती हैं, आपने देखा होगा गंगा ऐसे बह के आ रही है, जैसे कुछ नदियाँ तो इधर से मिलती हैं गंगा में और कुछ नदियाँ इधर से मिलती हैं। तो देखो जो ये मैं अब बना रही हूँ नदियाँ जो इधर से बहती हैं, ये वाली निकलती हैं हमारी पठार से, क्योंकि ये वाला जो एरिया है पठारी भाग है। तो कुछ नदियाँ यहाँ से भी निकलती हैं। तो दोनों तरह की जो नदियाँ हैं हमारी, इनके द्वारा जो बहाकर लाई हुई जलोढ़ मिट्टी होती है उसी से बने हैं मैदान यहाँ पे। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नदियों के मिलने के स्थान को हम कहते हैं संगम, और ऐसी ही एक जगह मिलती है हमारे इलाहाबाद में, जहाँ पर यमुना गंगा नदी में मिलती है। तो पहले यहाँ पर सरस्वती नदी में मिलती थी, लेकिन अभी सरस्वती नदी का अस्तित्व नहीं है। तो अभी क्या है, यमुना और गंगा ही मिलती है यहाँ पर। तो इस संगम स्थल पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेले के बारे में सुना होगा आपने। तो कुंभ मेला लगता है यहाँ पर। अब देखो इसमें नदियाँ दे रखी हैं, कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियों में प्रमुख नदियाँ जो हैं वो हैं हमारी गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, बेतवा, राप्ती, रामगंगा, टोंस, सोन, शारदा, काली भी कहते हैं इसे, और केन। देखो आपको एक काम करना है, आपको लेना है यूपी का मैप, और यूपी के मैप पर आप इन नदियों को देखें कौन सी किधर से बह रही है, लोकेशन पता चल जाए। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी के किनारे पर कौन सा शहर है। तो वैसे इतना डीप पूछा नहीं जाएगा, बट फिर भी एक बार एक नज़र आप इन नदियों को देख लें कि कहाँ पर कौन सी है। फिर देखते हैं हमारे प्रदेश में यातायात के साधनों पर एक नज़र डालते हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर सामान ढोने के लिए जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं यातायात के साधन। और इसमें हमारे इंक्लूड हैं जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, रेलगाड़ी, स्टीमर, नाव, वायुयान, हेलीकॉप्टर आदि। तो इसमें हमारे सभी इंक्लूड हो गए हैं, सड़क वाले वाहन हो या फिर हमारे वायुयान हो या फिर हमारे जलयान हो। तो यातायात के साधनों में कुछ सड़क पर चलते हैं, कुछ लोहे की पटरी पर चलते हैं, कुछ पानी पर तैरते हैं, तो कुछ हवा में उड़ते हैं। तो ये इस तरह के होते हैं हमारे यातायात के साधन, कई तरह के होते हैं। तो आप इनकी कैटेगरी बना लें, ज़मीन पर चलने वाले कौन से हैं, और पानी पर तैरने वाले और हवा में उड़ने वाले, इनकी कैटेगरी आप बना सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि जो यातायात का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है वो सड़क है। ज़्यादातर आप जो ट्रैवल करते हैं वो सड़क से करते हैं, बस से करें या फिर ऑटो से करें, किसी से भी करें। तो ज़्यादा जो प्रमुख साधन है हमारा सड़क परिवहन ही है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम हमारे प्रदेश में बस सेवा का संचालन करता है। तो बस सेवा का जो संचालन करता है हमारे प्रदेश में उसको हम कहते हैं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। जो बसेस होती हैं हमारी गवर्नमेंट की, उनमें उन पर आपने देखा होगा ये। तो अपने प्रदेश से गुजरने वाला सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है हमारा NH2। इसको शॉर्ट, वैसे तो बड़ा मतलब पूरा नाम अगर लें तो हम कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2, लेकिन अगर हम शॉर्ट में कहें तो आपने लिखा हुआ देखा होगा NH2। इस तरह से हम इसको लिखते हैं शॉर्ट में। तो नेशनल हाईवे इसका मतलब होता है NH का। ये कोलकाता से दिल्ली तक जाता है। NH2 की बात हम कर रहे हैं। तो कोलकाता से दिल्ली जाता है, और राष्ट्रीय एक मतलब ये इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, ये इसमें मिक्स नहीं है। राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत बना पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा झांसी में मिलता है। इस गलियारे के बारे में बता दूं, गलियारे की बात हो रही है, ये जो पूरा हमारा मान लो पूरा हमारा देश है, तो इसमें देखो उत्तर से पश्चिम तक की जो पूरी हमारी जो सड़क है, मतलब पूरा जो हमारा एक लंबा जो रूट है,
और एक हमारा इधर से जा रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है। तो ये जो हमारा पूरा जो रूट है, ये जो बीच वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट जिस पर ये दोनों गलियारे मिलते हैं, ये जो गलियारे मिलते हैं ये मिलते हैं हमारे झांसी में। इसको डायग्राम में देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं इसको, तो अच्छे से समझेंगे। देखो हम इसकी बात कर रहे थे, तो ये जो हमारा रूट है कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक का, और क्योंकि पूरा एक लंबा रूट है, और एक रूट हमारा यहाँ से पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, दिख रहा होगा आपको इसमें। तो देखो जहाँ पर ये मिल रहा है, आप अगर इसको जूम करके देखें तो ये यहाँ पर मिल रहा है, हरी और ग्रीन लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया है। तो देखो यहाँ पर ये मिल रहा है ना, तो ये जो पॉइंट है ये है आपका झांसी में, इसी की बात की जा रही है। तो ये राष्ट्रीय स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंदर ये बना हुआ था ये गलियारा, तो ये हमने देख लिया है झांसी में है। इसके अलावा बात करेंगे रेलगाड़ी की, तो रेलगाड़ी जो है हमारे देश में रेल मार्ग जो हैं, मतलब जिन पर रेलगाड़ी चलती है, सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में सबसे पहली जो रेलगाड़ी चली थी, फैक्ट है ये और याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, तो ये सबसे पहले चली थी इलाहाबाद से कानपुर के मध्य में, सबसे पहली जो रेल चली थी, और ईयर याद रखेंगे 1859 ईस्वी में ये चली थी इलाहाबाद से कानपुर के मध्य। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके बाद बात करेंगे हवाई यात्रा की। जहाँ से हवाई जहाज उड़ते या फिर उतरते हैं उसे हवाई अड्डा कहते हैं, एयरपोर्ट कहते हैं। और हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं हम, तो कुछ प्रमुख हवाई अड्डे शामिल हैं जो कि निम्नलिखित हैं, देख लेते हैं एक बार, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो इनकी लोकेशन याद रखेंगे। देखो एक तो है आपका वाराणसी में, कौन सा है, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बाबतपुर एक जगह है वाराणसी में, वहाँ पर ये आपका हवाई अड्डा है। एक है पड़ता है आपका लखनऊ में तो होगा ही क्योंकि राजधानी है, तो अमौसी में पड़ता है ये चौधरी चंद सिंह हवाई अड्डा। फिर पड़ता है चकेरी हवाई अड्डा कानपुर, काफ़ी फेमस है ये हवाई अड्डा, कानपुर का चकेरी हवाई अड्डा। इसके अलावा आगरा में है हमारा, क्योंकि आगरा में ताजमहल भी है, तो टूरिस्ट काफ़ी आते रहते हैं, तो वहाँ पर भी होना बनता है। तो याद रखेंगे जो मुख्य हमारे शहर हैं उनमें आपको हवाई अड्डा ज़रूर मिलेगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा है आगरा में, और इलाहाबाद है क्योंकि इलाहाबाद में संगम है, कुंभ का मेला लगता है, तो वहाँ पर भी होना बनता है। तो बमरोली नाम का हवाई अड्डा इलाहाबाद में आपका पड़ता है। इसके बाद बात करेंगे जल परिवहन की। तो देखो हमारे उत्तर प्रदेश में अनेक बारहमासी नदियाँ हैं। बारहमासी से मतलब जो कि 12 मास मतलब वर्ष भर पानी से भरी हुई रहती हैं, सूखती नहीं है कभी भी, उनको हम कहेंगे बारहमासी नदियाँ। इनमें जल परिवहन के विकास की संभावनाएं हैं, परंतु हमारे प्रदेश में भी जल परिवहन का कम विकास हुआ, मतलब परिवहन अच्छा से हो सकता है इसमें, जल परिवहन, जैसे गंगा नदी काफ़ी बड़ी है, लंबी है, यमुना नदी काफ़ी लंबी है, तो उसमें जल परिवहन हो सकता है, लेकिन विकसित नहीं है ज़्यादा अभी इसमें। तो हमारे प्रदेश से होकर जाने वाला भारत का एकमात्र राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। तो जो राष्ट्रीय जलमार्ग है जो कि एकमात्र है भारत का, मतलब पहले था एकमात्र, अब तो मेरे ख्याल से तो अभी काफ़ी सारे हैं, तो इसमें शायद अपडेटेड नहीं है, तो अभी तो काफ़ी सारे हो गए हैं जलमार्ग, तो एकमात्र नहीं है ये। तो प्रदेश से होकर जाने वाला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है ये इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। तो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। तो NW कहते हैं हम, जो सड़क वाले होते हैं NH बोलते हैं, और जो वाटर वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं NW1, इसको हम ऐसे बोलेंगे। तो ये वाला जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है, और ये सबसे लंबा रूट है हमारा, जो जलमार्ग है वो सबसे लंबा जलमार्ग है ये इलाहाबाद से हल्दिया वाला, ये भी पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े ज़िले की अगर बात करें तो वो है हमारा लखीमपुर खीरी, और अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करें तो ये इलाहाबाद में निवास करती है। इन ज़िलों को आप यूपी के मैप पर ज़रूर देखें कि कहाँ पर है ये, तो लखीमपुर खीरी आपको अलग ही मिल जाएगा, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है ज़िला। तो ये था हमारा आज का चैप्टर हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने मैप के थ्रू समझाई हैं जिससे कि और ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो उत्तर प्रदेश से कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा बिल्कुल भी, अगर इसको आप अच्छे से देख लेंगे तो, एक बार नहीं तो कई बार देखें इसको, क्योंकि प्रदेश से तो क्वेश्चन आना बनता है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे स्वशासन के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में। अब से आगे जो चैप्टर्स आएंगे काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाने वाले हैं। हमने जो एनवायरनमेंट में देखा था कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स हैं, वो अब शुरू होते हैं, जिनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आगे के चैप्टर्स काफ़ी ध्यान से पढ़ेंगे, और ये वाला चैप्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।